हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th है आपकी, उसका फिज़िकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर आपको कराऊंगी, जो कि आपके मिड टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सैम्पल पेपर बोले या फिर इसको प्रैक्टिस पेपर बोले, दोनों ही बात बिल्कुल सेम है, क्योंकि सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर का मेन मोटिव ये होता है कि जितना भी हमारा सिलेबस टर्म वाइज आ रहा है वो सब हम अच्छी तरीके से कवर करके अपने आप को टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने सिलेबस भी अभी तक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया होगा जो मिड टर्म में आपका आ रहा है। तो फिर तो आपको आंसर देना पक्का बनता है। कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ। हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो आपके एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपको बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस सेशन के लिए है ये। तो ये आपको है 2022 से 23 के सेशन के लिए, और इसका जो आपका मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके इसमें 70 नंबर का पेपर आएगा, 70 मार्क्स का, एंड इसकी ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स की मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी। अब कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस की बात कर ली जाए तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं, एंड आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ बतानी है कि जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो किस तरीके से है। 1 से लेके 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके 1 मार्क जो हैं वो आपको दिलाने वाले हैं, यानी कि वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके 13 से 16 वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके 2 मार्क्स की हैं, एंड देन आपके 17 से 26 नंबरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स की है। और सबसे बड़ा वाला हमारा सेक्शन आ जाता है 27 से 30 वाला, जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है, और हमें उसमें बहुत अच्छा सा स्कोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो है अष्टांग योग में डैश अंग होते हैं, यानी कि जो आपका अष्टांग योग होता है उसमें कितने अंग होते हैं। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कराने वाली हूँ। तो अष्टांग योगा हैज़ डैश एलिमेंट्स, यानी कि कितने अंग या फिर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो अष्ट मतलब 8, इसलिए इसका आंसर है 8। ऑप्शन नंबर सी जो है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमको क्या बोला हुआ है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। तो फटाफट से बताएं कि ये जो परिभाषा है ये किसने दी हुई है। आप सभी को आई होप अच्छे से आता होगा, एंड कुछ ऐसी जो डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषा होती हैं, वो हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसी भी एक मनोवैज्ञानिक की कोई भी एक जो आपकी डेफिनेशन है उसे लिखो। ठीक है, उसे डिफाइन करो इस तरीके से, तो आपको करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका डेलबर्ट, एंड यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मोमेंट हु गेव द अबव डेफिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, डेलबर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रतिरोध को विरुद्ध मांसपेशियों का कार्य करने की योग्यता को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो प्रतिरोध को रोध मांसपेशियों का कार्य करने की जो योग्यता होती है उसे हम क्या कहते हैं, हम सभी को पता है, उसे हम शक्ति कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यानी कि क, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक फिटनेस है उसमें आपके कितने घटक होते हैं, जल्दी से मुझे आंसर करें। उसमें हमारे घटक होते हैं 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके कवर कराए हुए हैं क्लास 11th के लिए, वो भी वन शॉट वीडियो में। तो वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि योग वाला है या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाला है। तो वो सब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए,
क्योंकि आपको क्लास 12th में भी तो बहुत सारा अच्छे से पढ़ना है ना फिजिकल का, इसीलिए। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसे करें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे एंड आपको एक बेस्ट चैनल मिल जाएगा क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। और फिजिकल ही क्यों, होम साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इतना सब तो इस चैनल पर है, तो फटाफट से जाके उसे भी चेक करो। और क्लास 11th के लिए मैंने जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास 11th की, वो भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कराई हुई है। तो जो जो चैप्टर आपके इस टर्म में आ रहे हैं आप जाके उसे चेक कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके और में है, यानी कि अथवा में है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है। तो कौशल संबंधी फिटनेस का एक घटक कौन सा है, ये है आपका फुर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। टोटल हमारे कितने होते हैं कौशल संबंधी फिटनेस के घटक, वो होते हैं आपके 6। और वे 6 कौन कौन से होते हैं, एक बार उसको फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है CWSN वाले चैप्टर से, किससे है, CWSN वाले चैप्टर से है आपका, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले चैप्टर से है। आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा एंड मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता तो दोबारा से कहूँगी जाके देखो, इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है तो केवल आपका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, डैश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म गामक कौशलों से संबंधित क्रियाओं जैसे कि खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने, स्वयं को संवारने आदि में सहायता करता है। तो कुछ हमारी ऐसी क्षमताएं हो जाती हैं जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो सूक्ष्म गामक कौशल है वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। सूक्ष्म मतलब फाइन, फाइन मतलब बिल्कुल छोटा, छोटी से आप लगा के चलेंगे, जैसे कि हमारी उंगलियां होती हैं, वो हम किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं। खाना खाते वक्त हम चम्मच किससे पकड़ते हैं, उंगली से पकड़ते हैं, या फिर रोटी जो है उसे किससे तोड़ते हैं, उंगलियों से तोड़ते हैं। लिखते वक्त पेंसिल को किससे पकड़ते हैं, उंगलियों से पकड़ते हैं, ठीक है। कपड़े पहनते हुए भी हमारी उंगलियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बाल बहाते हुए हमारी उंगलियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड कोई भी हम अपने आप को अच्छे से रेडी करते हैं तो उसमें भी हमारी छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं उनका यूज़ होता है। तो सूक्ष्म जो गामक कौशल होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें जो छोटी मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि उनका सूक्ष्म गामक कौशल का विकास ही नहीं हो पाता, तो इस केस में उनके लिए बहुत सारे अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो आजकल बन गई हैं। बहुत अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं एंड काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी निकली हैं, तो वो उन सब के अंदर कौन सी आएगी इन ऑप्शंस में से आपको वो बताना है। तो आई होप आप बता रहे होंगे सही आंसर, मेरे ख्याल से सबने कमेंट भी कर दिया होगा। देखो काउंसलर का तो बेसिक मतलब ये होता है कि कुछ गाइड करना, जैसे कि कोई भी अगर काउंसलर है तो वो हमें हमारे अच्छे और बुरे के बारे में बताएगा, या फिर हम किसी थिंकिंग में बहुत डूब चुके हैं तो उससे हमें निकालने की कोशिश करेगा। तो उसका रोल खाना खिलाने, कपड़े पहनाने, इन सब में नहीं होता है। और जो हमारा शारीरिक शिक्षा शिक्षक होते हैं, यानी कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं स्कूल्स में, क्या वो कभी ऐसा किसी को करते हुए आपने देखा है? नहीं, वो बस गेम्स जो हैं वो खिलाते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाते हैं। एंड देन आपका व्यावसायिक जो चिकित्सक है वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं ये उन बच्चों को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनने में मदद करते हैं, नहलाने धुलाने में मदद करते हैं और उनकी काफ़ी जो काम है उनमें सहायता भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है स्वस्थ और रोग मुक्त रहने की अवस्था को डैश कहा जाता है। तो देखो स्वस्थ यानी कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं, फिट हैं, और रोग मुक्त यानी कि कोई भी बीमारी नहीं लगी है, बिल्कुल छोटी सी बीमारी भी नहीं लगी है, तो वो क्या होगा, वो तो आपका होगा वेलनेस। एंड वेलनेस जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसको वेलनेस में टिक करके आएंगे कि भाई बिल्कुल ही हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी बीमारी नहीं लगी है, तो ये वाला आंसर नहीं होने वाला है। एक तरीके से है तो ये आंसर ठीक, लेकिन MCQ के पैटर्न में ये ठीक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। जो हमारी हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, इस वजह से हमें कोई भी बीमारी वगैरह नहीं लगी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें निम्नलिखित में से किस ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ तेज होता है। तो जो ओलंपिक आदर्श वाक्य होते हैं उसमें ना 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें आपको मुझे फटाफट से कमेंट करके बतानी है। यहाँ पे इंग्लिश में दी भी हुई है एंड हिंदी में भी दी हुई है, देख लीजिए आप।
जैसे कि सीटस, ऑल्टस और फोर्टस, इन सब के अर्थ आपको मुझे बताने हैं। मैं तेज़ का अर्थ बताती हूँ। तेज़ का अर्थ होता है आपका सीटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कै वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक है। उसके बाद इसी के ओर में हमसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारे नॉलेज के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन एंड हमें पता भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, किस दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जैसे कि एनवायरनमेंट डे होता है, वुमेंस डे होता है, मदर्स डे होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है एंड बहुत सारे अलग अलग डे होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन ली है तो इतना तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे ओलंपिक दिवस की। तो जो ओलंपिक दिवस है वो मनाया जाता है आपका 23 जून को। कब? 23 जून को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपसे पूछा गया है, डैश व्यक्ति की प्रदर्शन में दैनिक चर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। तो देखो हम सभी के पास देखो हम सभी क्या करते हैं, अपना जो डेली रूटीन का काम है वो बहुत ठीक तरीके से कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या का जो कार्य है वो उसे करने में दिक्कत होती है, तो वो क्यों दिक्कत होती है? तो काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर विकार कराएंगे कि भाई विकार है, विकार होता है। नहीं, विकार की एक अलग परिभाषा होती है। देखो विकार जो है वो बेसिकली आपका दिनचर्या कब आ जाता है? जब हम फिजिकल तौर पर जो है असक्षम है, लेकिन इसमें प्रदर्शन करने का स्तर वगैरह सब कुछ कहा गया है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्षमता होगा, लेकिन मुझे बी भी लग रहा है, तो मैं इसमें डाउटफुल हूँ थोड़ी सी। अगर आपको ठीक आंसर लग रहा है या फिर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है प्राचीन ओलंपिक खेल में किस भगवान के सम्मान में आयोजित किए गए? तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल है, जो प्राचीन ओलंपिक खेल है, एसेंट ओलंपिक जो गेम्स हैं, वो किस भगवान के सम्मान से आयोजित किए गए थे? तो आप सभी को तो इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आपने ओलंपियंस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्यूस, ठीक है। उसके बाद इसी के ओर में आपसे प्रश्न दिया गया है। देखो मैं इस वीडियो में आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपलसरी लगा लो इस चीज़ को, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इसी पैटर्न में आपका टर्म 1 का पेपर आने वाला है। अगर इस पैटर्न से अलग आए ना तो भाई मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इसी पैटर्न में आएगा। देखो मैंने अभी तक बहुत सब कुछ एनालाइज किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली पैटर्न जो है वो यही रहा है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए 2 ओलंपिक खेलों में पदक जो है वो जीते थे? अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे स्पेशली इन्होंने 2 मेंशन किया, यानी कि 2 जो है वो मेंशन किया है। 2 ओलंपिकों में पदक जीतना किसने जीते हैं वो मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके। आई होप आपको पता होगा। देखो नीरज चोपड़ा का भी ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में पदक जो है वो जीता था। किस खेल में जीता था? मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ये तो बहुत ज़्यादा इसका न्यूज़ भी फैली है सब में, उन्होंने जीता भी है। एंड अप्रिशिएट करने के लिए जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे जो इवेंट्स हैं वो भी करवाए गए हैं। तो ये सब तो कॉमन सा है, ये तो सबको पता होगा कि उन्होंने भाला फेंकने में क्या जीता था, पदक जो है वो जीता था, मेडल जो है वो जीता था इंडिया के लिए। लेकिन 2 ओलंपिकों के खेलों में कहिए यहाँ पे बात, तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। जो आपका पीवी सिंधु हैं उन्होंने जीता था 2 ओलंपिक खेलों में पदक। किसने जीता था? पीवी सिंधु ने, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ना, इन सब ने एक ही ओलंपिक में जीता हुआ है, और 2 ओलंपिकों में और मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th वाला, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक अक्षमता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन शारीरिक अक्षमता नहीं है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी इनमें से कौन सी है? तो फिजिकल डिसेबिलिटी को सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटी आखिरकार होता क्या है। देखो शारीरिक रूप से असक्षम होना, यानी कि किसी के पैर में, हाथ में, आँख में, कानों में दिक्कत है तो उसको हम शारीरिक रूप से असक्षम बोलते हैं, डिसेबल बोलते हैं, ठीक है। दिव्यांग बोलते हैं, यानी कि दिव्य अंग है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपसे ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से मिक्सअप करके दिए हुए हैं।
तो मेरे ख्याल से बच्चों को इसका आंसर आया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, जो डिसलेक्सिया है वो इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि इन्होंने नहीं कहा था कि फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सी नहीं है। तो डिसलेक्सिया जो है आपका वो फिजिकल एबिलिटी नहीं होती, वो हमारी मानसिक एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी। कैसे? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने में और समझने में बहुत परेशानी होती है, तो उनको ये डिसेबिलिटी होती है। एंड आपका एक बेस्ट एग्जांपल है तारे ज़मीं पर, अगर आपने मूवी देखी हो तो तारे ज़मीं पर अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें जो बच्चा दिखाया हुआ है उसको भी डिसलेक्सिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अभिकथन सामाजिक विकास का परिणाम एक स्वस्थ समाज है। तो सामाजिक विकास का परिणाम खाली एक स्वस्थ समाज होगा क्या? नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में होता है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य के तौर पर देखा जाए तो आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, एंड बाकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। नेक्स्ट फिर हमसे पूछा हुआ है, खेल सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करता है और सहयोग, त्याग, खेल भावना आदि गुणों का विकास करता है। तो जो खेल है वो हमारा सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करता है, यानी कि हम आपस में बातचीत करते हैं। जो खेलने जाते हैं बाहर भी, ओलंपिक्स भी जो खेलने जाते हैं, कितने सारे अलग अलग देशों के जो मेंबर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आपस में मिलते हैं, एथलीट्स मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके सहयोग का, त्याग का और खेल भावना का उनके अंदर विकास होता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लगी मुझे, लेकिन अब कारण की बात करें तो कारण इसका नहीं है, क्योंकि अभिकथन ही गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए झूठा है लेकिन आर सच्चा है। उसके बाद आपको मैचिंग दी हुई है, मैचिंग भी बहुत इजी सी है। क्या है मैचिंग में? सबसे पहले है शौच। शौच आपका पवित्रता के लिए आएगा, क्योंकि भाई हम शौच जाते हैं पवित्र होने के लिए, थर्ड से होगा। फिर जो आपका संतोष है, संतोष आपका किस में आएगा? संतोष आपका आएगा फर्स्ट वाले में, राइट। इच्छाएं जो हैं उस पर काबू पाने के लिए हमें संतोष रखना चाहिए। उसके बाद आपका जो तप है वो आपका किस में आएगा? अभ्यास में आएगा, बेसिक सी बात है ये तो। और जो आपका स्वाध्याय है वो आपका अध्ययन में आएगा, कि खुद से हमें कोई चीज़ पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये वाली क्रिया कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है और ये वाली कौन सी है, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसे याद भी कर लो। तो सबसे पहली जो आपकी ए वाली है वो है आपकी वस्ती क्रिया। ठीक है, जो आपकी बी वाली है, यानी कि नाक में कुछ डाल रहा है सॉल्यूशन और फिर निकाल रहा है दूसरे नाक से, ये आपकी नेति क्रिया है। जो आंखों के सामने इसने एक कैंडल रखी हुई है, ये कौन सी है आपकी? ये आपकी है तात्रक। तात्रक क्रिया कौन सी है? तारतक क्रिया। तारतक क्रिया यानी कि एक हमारी आंखों में दर्द वगैरह हो जाता है, या फिर हम किसी मतलब जो टेंशन है वो हो जाती है, टेंस्ड होते हैं हमारा माइंड और कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए होती है। एंड देन ये वाली पेट को घुमा रहा है किस तरीके से, तो हम सब ने देखा हुआ है। जो बहुत सारे ये योगी होते हैं, जैसे कि जो आपका वो है रामदेव बाबा है, वो भी कुछ इस तरीके से ही करता है। ठीक है, तो ये नोली हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद ये वाले जो पारंपरिक खेल हैं वो भी, भाई ये सब तो हम सब ने बचपन में खेला हुआ है। तो ये तो कबड्डी है, ये रनिंग है, सिंपली रन करेगा यहाँ पे। ये आपका पिट्ठू है ना। और ये मैं तो इसे स्टेपू बोलती हूँ, आप सब इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है फिट इंडिया प्रभात फेरी पर एक जो संक्षेप टिप्पणी है वो हमें करनी है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कि जो हमारा फिट इंडिया खेलो प्रोग्राम था उसके बारे में हमें बताना है। तो इसको आप बताना कि इसकी शुरुआत कब हुई। 2 नंबर में तो छोटा सा ही बताएंगे, शुरुआत कब हुई, किसने शुरुआत की। तो शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी, तो उसका नाम इसमें डालना है। पीएम है वो हमारे देश के। ठीक है, और फिर थोड़ा सा इसका हम ये लाभ बता सकते हैं, फिर इसके उद्देश्य बता सकते हैं इस तरीके से। तो 2 नंबर में है तो मेरे ख्याल से आपको 4 से 5 लाइन लिखेंगे तो चल जाएगा, और अगर 2 पॉइंट लिखते हैं तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिट इंडिया प्रभात फेरी। मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिए। उसके बाद है अक्षमता के कोई
4 कारण बताइए। तो अक्षमता के 4 कारण कौन से होंगे? सिंपल से कारण है, आपका पर्यावरण का कारण हो सकता है। पर्यावरण मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका भी जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर स्पेशली। इसलिए हम बोलते हैं ना कि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए। तो एक तो ये हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो दोनों के लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्वायरमेंट, सेकेंड इज हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता। अनुवांशिकता यानी कि जो हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पेरेंट्स के थ्रू हम में आती हैं, यानी कि हमारी आँखों का रंग ब्राउन है तो वो हमारे पेरेंट्स से आया है, या फिर हमारे बालों का कलर ब्लैक है या फिर ब्राउन है, जैसा भी है वो भी मोस्टली पेरेंट्स के उससे आता है। तो ये जेनेटिक होता है। तो इसमें आप हिंदी में अनुवांशिक एंड इंग्लिश में आप हेरिडिटी लिखेंगे, ठीक है। कुपोषण यानी कि मेलन्यूट्रिशन, ठीक है। मेलन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण होता है कि हमें अच्छी तरीके से हमने सभी पोषक तत्व जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लिए हैं, उस वजह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। या फिर शारीरिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, शारीरिक रूप से आप किसी चीज़ को करने के लिए आपसे हो नहीं पाती वो, तो जो आपकी शारीरिक क्रिया है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। तो ये सब कारण आप इसमें बना के लिख सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 पॉइंट बेसिक से आपको लिख के आने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है। तो ये है 2 नंबर का, ओ सॉरी ये 4 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का ही है। जो 16 वाला है वो 2 नंबर का ही है। यहाँ पे इंटू 4 दिया हुआ है लेकिन आगे हाफ है तो मीन्स 2 नंबर का होगा। तो 2 पॉइंट लिख के आ जाना। अनुवांशिक कारण ठीक है, हेरिडिटी, और पर्यावरण कारण यानी कि आपका वो हो जाएगा पर्यावरण का इन्वायरमेंटल, और जो आपका माल न्यूट्रिशन होता है मीन्स कुपोषण। तो ये लिख के आ सकते हैं आप। इसके और में दिया हुआ है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य हैं। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा जो है वो क्यों बनाई गई थी? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वो क्यों बनाई गई थी, फिर उसके उद्देश्य बताने हैं 2-3 लाइन में। कि आप बता सकते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई थी, ताकि वो भी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख के आ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ 17 वाला, XYZ कोई XYZ स्कूल है कि छात्रों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों के सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाने वाला ग्राफ नीचे दिया हुआ है। तो कोई XYZ स्कूल है, स्कूल के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस लेना देना है तो हमारे क्वेश्चन से, और वो है कि पारंपरिक खेलों का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया हुआ है, उसके परिणाम हमें दर्शाए हुए हैं। फटाफट से आप सभी इसको देख सकते हैं। ये वाला ग्राफ है आपका पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं, बनाया ही होगा बचपन में आप सभी ने। तो जो कंचे हैं यानी कि लखोटी वो 28% खेला जाता है, लट्टू आपका 22% खेला जाता है, गिल्ली डंडा आपका 19% खेला जाता है, कबड्डी आपकी 17%, और नेक्स्ट आपका खो खो आपका 14% जो है वो खेला जाता है। अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे आंसर देना है आप सभी को, बहुत ईजी है ये तो, हम सब ने भी किया हुआ है, ये सब खेला भी हुआ है इनफैक्ट। तो आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए आंसर आने। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अधिकांश छात्र कौन सा पारंपरिक खेल खेलते हैं। तो फटाफट से ऊपर से देख के हम बताएंगे कि कौन सा खेला जाता है। तो सबसे ज़्यादा छात्रों द्वारा खेला जाता है कंचे। मैंने तो गलियों में बहुत देखा हुआ है बच्चे कंचे अभी भी खेलते रहते हैं, बड़ी बड़ी उम्र तक खेलते रहते, तो इसीलिए लखोटी या फिर कंचे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कितने प्रतिशत छात्र कबड्डी खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से 17 खेलते हैं, है ना, सी ऑप्शन। एक बारी रीचेकिंग करनी बनती है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 17%। उसके बाद है कार्डियो, सहन क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल सबसे अच्छा रहेगा। तो देखो गिल्ली डंडा लट्टू वगैरह तो रहेगा नहीं, ये तो बैठ के ही खेला जाता है, ठीक है, और इसमें हम ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। तो कार्डियो के लिए मीन्स हमारा जो हार्ट है उसके लिए तो खो खो ही आई गेस ठीक रहेगा, क्योंकि कबड्डी में तो फिर चोट वगैरह लगने का खतरा रहता है, ठीक है, इस वजह से तो मेरे ख्याल से खो खो बेस्ट है। रनिंग होती है इसमें हमारी, तो मेरे ख्याल से खो खो है। आप सभी को जो लगे वो कमेंट करके मुझे बताना। ऐसे ही इंग्लिश वालों के लिए इसमें दिया हुआ है, आंसर्स आप सभी को पता चल ही चुके हैं। अब बात करते हैं आपका 18वें प्रश्न के बारे में। तो हमारा जो 18वां प्रश्न है
वो किस पर दिया हुआ है? राधिका एक वेलनेस कोच है। वेलनेस कोच है यानी कि सुस्वास्थ्य की कोच है, मीन्स टीचर है, बेसिक मतलब इसका ये होगा। वह ऐसी सक्रिय प्रक्रिया सिखाती है जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो जाते हैं और एक अधिक सफल अस्तित्व की ओर चुनाव करते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी की स्क्रीन पे है। वेलनेस सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक किसी व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की काम करने की मांग को पूरा करने और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम होने की क्षमता में सुधार करता है? तो वेलनेस जो है वो आप कौन सा घटक है वेलनेस का ऐसा जो कि हमारे प्रतिदिन की काम करने की जो एनर्जी है उसमें सुधार करता है? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होगा, शारीरिक सुस्वास्थ्य। प्रतिदिन की क्रिया के लिए तो भाई फिजिकली रूप से मेंटेन रखना पड़ेगा ना अपनी बॉडी को। अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है तो वो थक जाएगा जल्दी थोड़ा से भी काम करते ही, ठीक है। अगर किसी को मधुमेह का रोग है तो उसे जो भूख है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, थकावट होने लगेगी, दिन में नींद आने लगेगी बहुत ज़्यादा। तो पूरे दिन की क्रिया अच्छे से करना, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। शारीरिक सुस्वास्थ्य यानी कि फिजिकल फिटनेस आपकी या फिर फिजिकल वेलनेस, ठीक है। और इसको हमने लॉक कर दिया है एंड आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेलनेस सुस्वास्थ्य कौन सा घटक आत्म देखभाल और आंतरिक आत्म के विकास के लिए प्रेरित करता है? यानी कि खुद को देखना, खुद की देखभाल करना और खुद के विकास के लिए जो कौन सा घटक है वो हमारा डिपेंड करता है इस पर। एक बार इंग्लिश वालों के लिए भी इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इंस्पायर्स फॉर सेल्फ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ? तो ये कौन सा होगा? मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल वेलनेस यानी कि आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य। क्यों? क्योंकि इसमें हम खुद को देखते हैं, इमोशंस का, शारीरिक रूप का और सामाजिक का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है, आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेलनेस सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक जीवन के अर्थ और दिशा को खोजने में मदद करता है? तो ये करता है आपका आध्यात्मिक, यानी कि जीवन का अर्थ क्या है, उसकी दिशा क्या है, यानी कि किस तरफ हम जा रहे हैं, अपने आप को हम कैसे पहचान सकते हैं स्पिरिचुअली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को विस्तार से लिखे। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य एक ही बात होता है, तो उनको आपको अच्छे से लिखना है। कितने नंबर का है आपका? हाँ, आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का ये, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, शारीरिक जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। शारीरिक रूप से सुधार के लिए, यानी कि शारीरिक जो हमारा फिजिकली जो हम अपने आप को मेंटेन करते हैं वो हम कैसे कर पाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है। सामाजिक गुणों को बढ़ाती है, ठीक है, मैत्री जो भावना है उसको बढ़ाती है शारीरिक शिक्षा। जो खेल होते हैं वो भी इसको बढ़ाते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं अभी, भाईचारे की भावना हो गया, शारीरिक रूप से सुधार हो गया, एकाग्रता विकसित हो गई इसमें आपकी, ठीक है, तनाव से छुटकारा मिल गया। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसके उद्देश्य भी यही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वही सेम क्वेश्चन है कि जो कोई भी एक राष्ट्र या फिर कोई भी एक देश है उसके लिए शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है वो हमें बताना है। तो ये भी 3 नंबर में है, चॉइस है, जो आपका मन करे वो करो। दोनों में अगर ऑप्शंस जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे पॉइंट्स वो लिख के आओगे दोनों में तो चल जाएंगे बिल्कुल, और 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। बस एक्सप्लेन करना है, जिसकी मैंने बताया मैत्री भावना का विकास, इस पॉइंट को आपको 3-4 लाइन में डिफाइन करना है। अगर आप ऐसे डिफाइन करते हैं तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, नियमित रूप से योगाभ्यास करने से किन्हीं 6 लाभों की सूची बनाए। तो एक लाभ आपका आधे नंबर का है, इसलिए आप इसे एक लाइन में एक पॉइंट लिख के आ सकते हैं, दूसरा पॉइंट फिर दूसरी लाइन में, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको करना होगा कि जो योगा हम करते हैं, देखो आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं डेली? तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे करते होंगे, जो करता है वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो डेली तो कोई भी नहीं करता इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, लेकिन इनफैक्ट हमें करनी चाहिए। तो ये जो योगा है, ये अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो 6 लाभ हमें बताने हैं योगा के। तो खुद से रिलेट करके चलो कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हमारा अच्छा बन जाता है, सुंदर बन जाता है, दिखने में फिट लगते हैं हम बिल्कुल। तो इसमें एक पॉइंट आपका आ जाएगा कि जो योगा है वो शरीर को सुडौल व सुंदर बनाने में बहुत लाभकारी है। इस तरीके से लिख सकते हैं, सुडौल का मतलब सुंदर ही होता है। उसके बाद है आपका जो रोग है, रोगों की रोकथाम करता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि योगा रोगों की रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके बन सकते हैं कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है हमारे अंदर। तो ये सभी पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न प्रकार की अक्षमता को विस्तार से बताएं। तो अक्षमताएं कौन कौन सी होती है और उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। डिसेबिलिटीज़ बेसिकली कौन कौन सी हैं उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन है दूसरा, एक व्यावसायिक चिकित्सक किस प्रकार विशेषज्ञता वाले बच्चों की सहायता करता है। इसी से क्वेश्चन आपको रिलेट करते हुए ऊपर दिया हुआ था एमसीक्यू में कि वो कपड़े वगैरह पहनाने में, जो दिनचर्या के कार्य होते हैं वो करने में बेसिकली हेल्प करता है, खाना खिलाने में, कपड़े वगैरह पहनाने में, उनको तैयार व्यार करने में। तो ये जो भी आपको ऊपर दिया हुआ है उसी को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, किसी एक पारंपरिक खेल पर संक्षेप टिप्पणी लिखना है और सुस्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इसके लाभ बताने हैं। तो कोई भी एक पारंपरिक खेल, भाई आप सबने भी खेले हुए हैं बचपन में, हमने भी खेले हुए हैं। जैसे कि पारंपरिक खेल आपका दौड़ हो गई, दौड़ करते थे हम, कबड्डी भी खेलते थे, कभी ना कभी तो खेली है सबने, तो पता होता है कि उसके क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ तो जो शारीरिक शिक्षा के होते हैं ना, शारीरिक शिक्षा के जो लाभ हैं वही लाभ इन सब के हैं कि शारीरिक रूप से अच्छा बना देता है, शरीर सुडौल बन जाता है, सुंदर बन जाता है, और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, मैत्री भावना बढ़ती है खेलों से, भाईचारे की भावना बढ़ती है, और जो हमारा विकास है वो पूर्ण रूप से हमारा विकास भी होता है। तो ये आपका 3 नंबर में है, 3 लाभ बता देना और एक पारंपरिक खेल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो ये मैंने पूरा का पूरा अच्छे से व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर और आपका शारीरिक शिक्षक, ये सब कुछ मैंने चैप्टर नंबर 4 में कराया। नहीं देखा तो फटाफट से जाके उसे चेक करो। कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे मैं लिंक दे दूंगी। आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है, वो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है ओलंपिक ध्वज पर एक संक्षेप टिप्पणी करें। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। ओलंपिक ध्वज आप सभी ने देखा हुआ होगा, उसको देखना और उसको फिर एक्सप्लेन कर देना। उसमें 5 रिंग्स होती है ना मेरे ख्याल से, हाँ 5 रिंग्स उसमें होते हैं अलग अलग देशों के बारे में, उनके कलर भी होते हैं, काला, नीला, हरा, पीला, कुछ इस तरीके से होता है। टोटल जितने भी रंग हैं वो मुझे बताना कमेंट करके, और देशों का भी बताना। उसके बाद 25 वाला जो क्वेश्चन है वो है, किसी एक आसन की विधि और लाभ लिखो। आसन तो बहुत ही सारे हैं और मैंने विधि भी बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। तो योग वाला चैप्टर नहीं देखा तो उसे देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगेन बता रही हूँ, आसन कोई भी लिख दो, ताड़ासन लिख दो, सुखासन लिख दो, पद्मासन लिख दो, आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन लिख दो, मत्स्य आसन लिख दो, और आपका होता है हस्तासन, त्रिकोण आसन, इतने सारे आसन भरे पड़े हैं ना, कुछ भी लिख दो। लाभ और विधि लिखना बहुत सिंपल है। विधि देखो, जो भी आसन करोगे ना, जो भी लिखोगे उसको एक बार अपने मन में इमेजिन करना कि मैं इस आसन को कर रही हूँ। तो करते हुए मैं कैसे करूँगी, मानो ताड़ासन करना है तो आप लिख सकते हो कि जमीन पर चटाई बिछाएं, उसके ऊपर सीधे खड़े हो जाएं। सेकंड पॉइंट में फिर आप लिखेंगे कि अपने दोनों हाथ हैं उनको सीधा करें और आपस में मिलाएं, अपने हथेलियों के जो पंजे हैं उनको आपस में मिलाएं, और फिर उसे आसमान की तरफ ऊपर खींचे और अपने शरीर को भी उसके साथ ही ऊपर खींचे और एड़ियों के बल खड़े हो जाएं। और इसी प्रकार से आप इस ताड़ आसन को थोड़े समय के लिए करें, इस मुद्रा में थोड़े समय के लिए रहें, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। तो ये है आपकी विधि, मैंने बहुत सिंपली बताया। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ये ऊंचाई बढ़ाने में लाभकारी होता है, शरीर को सुडौल बनाने में लाभकारी होता है, और आपका जो कमर का दर्द है वो इससे ठीक होता है, ये लिख दो। ठीक है, सावधानी वगैरह जो है वो आपके में पूछी नहीं हुई है, अगर पूछे तो सावधानी भी बहुत ही ईजी होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन हुआ तो इस आसन को ना करें, और अगर आपके पैरों में दर्द है तो इस आसन को ना करें, हाथों में दर्द है तो इस आसन को ना करें। तो ये आसन वाला तो मैं कह रही हूँ चुटकियों का खेल है,
बहुत अच्छे से इसमें नंबर स्कोर होंगे। और आसन वाली चीज़ आपने अभी सीख ली ना तो लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन आपके बहुत सारे आने वाले हैं, तो उसकी प्रेपरेशन कर लो अभी से ही, 2-3 आसनों की प्रैक्टिस करो। उसके बाद है नैतिक अनुशासन विकसित करने में योग किस प्रकार सहायता करता है। तो योग के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि नैतिक जो अनुशासन है, डिसिप्लिन जो है हमारा, उसको किस तरीके से बढ़ाता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद है 26वां क्वेश्चन, जो शक्ति है उसको परिभाषित कीजिए, शक्ति के विभिन्न प्रकार बताएं। तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में शक्ति की परिभाषा दो और उसके विभिन्न प्रकार बता दो, 2 नंबर का है। उसके बाद है 27वां क्वेश्चन आपका, और टाइम ज़्यादा हो गया है बट हमें पूरा का पूरा पेपर अभी करना है, तो इसे आप सभी रीड कर लीजिएगा, मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ, टाइम बीत रहा है इसीलिए, फिर बोर हो जाओगे वरना। तो खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और उसे रीड कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए। तो इन क्वेश्चंस को करने की एक बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताती हूँ। जो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल है वो किस उसमें किए गए हैं। देखो जब भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, तो इसको पहले रीड ना करें, पहले रीड ही नहीं करना, चाहे कितना बड़ा है चाहे कितना भी छोटा है। सबसे पहले आप रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसको रीड किया, आपको समझ में आ गया प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, यानी कि पैराग्राफ में क्या दिया हुआ होगा। फिर पैराग्राफ को जाके थोड़ा सा रीड करना शुरू करो, फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि प्रथम जो है वो कब हुए थे, एंड ये तो बताएंगे ही नहीं कि कब हुआ था कब नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन है। कभी कभार हमें आंसर भी मिल जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट करके बताओ। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1896 ईस्वी में सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक की बात की है इन्होंने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक खेलों में सर्वोच्च शासी निकाय कौन होता है। तो कौन होता है भाई, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। ये होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ऑप्शन नंबर ग आपका, यानी कि सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, आधुनिक यानी कि मॉडर्न कहाँ पे किया गया था, एथेंस में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में ओलंपिक आंदोलन का शासी न्याय है। तो कौन निकाय है, शासी निकाय कौन है भारत में ओलंपिक आंदोलन का, यानी कि कौन ओलंपिक आंदोलन, जो ओलंपिक है उसको कौन कौन सब कुछ कराता है उसके अंदर, तो ये कराती है बेसिकली इंडिया ओलंपिक कमेटी, यानी कि भारत ओलंपिक समिति, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कौन सा है, सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत पदक को हासिल किया था। तो सबसे पहले भारोत्तोलन के बारे में समझेंगे। भारोत्तोलन होता है वेट लिफ्टिंग, जो वेट को उठाते हैं, तो उसमें किसने किया था, फटाफट से कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। इसमें आपका किया था एस मीराबाई चानू ने। जो एस मीराबाई चानू है उसने किया था वेट लिफ्टिंग में, हमारे देश को रजत पदक जो है वो दिलाया था, यानी कि कांस्य मेडल दिलाया था। रजत मीन्स कांस्य होता होगा ना, नहीं सिल्वर मेडल दिलाया था, ठीक है, रजत मीन्स सिल्वर, मुझे हिंदी में पता नहीं था इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला, भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न करियर विकल्प। तो करियर विकल्प क्या क्या है, आप टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, अपनी खुद की एक अकेडमी खोल सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, योगा अकेडमी खोल सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को योगा करवाएं, जिम खोल सकते हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं कौन कौन से विकल्प है। स्वास्थ्य संबंधी करियर और टीचिंग करियर को विस्तार में समझाएं। तो स्वास्थ्य संबंधी करियर बताना है आपको और टीचिंग करियर आपको बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे बता देंगे। उसके बाद इसी के और में है ऑप्शन में, खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम किसने चलाया था, कब हुआ था, इसके उद्देश्य क्या थे, सब आपको बताना है। 5 नंबर का आपका प्रश्न है, 5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं। 5 नंबर का प्रश्न 5 पॉइंट, 4 का प्रश्न 4 पॉइंट, 2 का प्रश्न 2 पॉइंट और 3 का तो 3 पॉइंट, 1 का तो 1 ही, यानी कि 2-3 लाइन लिखोगे एक में। तो उसके बाद है विराट अपने स्कूल के फुटबॉल टीम का कप्तान है। फुटबॉल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल संबंधी घटकों के नाम बताएं और किन्हीं 2 को विस्तारपूर्वक लिखे। तो ये आप सभी खुद को करना है सबको। 5 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एंड आपके सैम्पल पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन, फिर हम कर लेंगे अपने पूरे सैम्पल पेपर को कंप्लीट या फिर प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट। और कैसी वीडियो लगी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है,
क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। 11th तो करनी है, 12th में भी बहुत अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लो और मेहनत करनी शुरू कर दो। तो अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग यानी कि उसके योग के जो 8 अंग हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना। जो डायग्राम है वो रफली सा डायग्राम आपको बना देना है ऐसे योग ऊपर डाल के, ठीक है। और उसके बाद किन्हीं 4 को आपको एक्सप्लेन कर देना है, वेरी सिंपल, ठीक। ये आपका 5 नंबर में है। तो परिभाषा आप 2 लाइन में दे दीजिएगा और फिर डायग्राम बनाइएगा और चारों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद इसी के और में दिया हुआ है नेति क्रिया और धोती क्रिया जो है उसकी प्रक्रिया यानी कि उसकी विधि और उसके लाभ बताने हैं, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। 5 नंबर में है नेति क्रिया जो है वो आपका 2.5 नंबर मिलेंगे अगर आप उसे अटैम्प्ट करते हैं। धोती क्रिया करेंगे तो उसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे, और अगर दोनों करेंगे तो आपको प्लस करके 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि वो भी देख सके, और कल आते ही पेपर दे के आते ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर इस पैटर्न में आया था या नहीं, या फिर मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, साइड में जो बेल आइकन है उसे करना है प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करना है। ये 4-5 काम जो मैंने आपको दिए हैं फटाफट से करो, और हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।